हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इस पूरे चैप्टर में आपको जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ना है। सभी वर्ग जितने भी जगत में बांटा था आर्यच विस्टेकर ने, सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप, फिर जंतु जगत। 5 वर्गों में बांटा था। इन 5 वर्गों के लक्षण और इनका अध्ययन करेंगे। देखो पिछला वीडियो क्या था वो हमने थोड़ा देख नहीं पाया था, तो इंटर का हमने आपको वीडियो भेज दिया था। जब हमने बाद में देखा तो इंटर का आपको भेज गया था। फिर हमने जब आपको भेजा तो हमने सब वीडियो डिलीट कर दिए, क्योंकि मेमोरी उसकी फुल हो जाती है, इसलिए हमने वीडियो डिलीट कर दिए। और बाद में देखा कि आपको इंटर का भेज दिया तो आपका डिलीट हो चुका था, इसलिए फिर से पढ़ा रहे हैं दोबारा वहीं से उसी वीडियो का। तो वो जो इंटर का भेजा उसको हटा देना या लिखना नहीं। तो पहला जो जगत था मोनेरा। अब सभी जगतों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला जो आर्यच विस्टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, उनमें उन्होंने पहला जगत जो रखा था वो था जगत मोनेरा। ठीक, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जगत मोनेरा में वे जीव रखे गए हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीव होते हैं, इतने जीवों में से जिन जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिन जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, वो सभी काय में रखे गए? जगत मोनेरा में रखे गए। कुछ जीव एक कोश की भी होते हैं। तो जितने भी, अब आप कहोगे कि एक कोश की जीव को तो जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है, तो एक कोश की जीव वो ही रखे गए हैं प्रोटिस्टा में जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती, और वे एक कोश की जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती वो सभी काय में रखे गए हैं? जगत मोनेरा में रखे गए हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मोनेरा जगत में वे सभी जीव रखे गए हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही सामान्य कोशिका होती है। पादप कोशिका या जंतु कोशिका जैसी जटिल नहीं होती, बहुत ही सामान्य होती है। और हमने आपको पहले ही बता चुके थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, कि उसमें जो केंद्रक होता है बिखरे रहते हैं, आवरण नहीं होता है, कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, गाल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सामान्य होते। सिर्फ उसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं, गुणसूत्र जिन पर उपस्थित होते हैं, वो फैले रहते हैं पूरे कोशिका द्रव में। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक जीवों को सभी जगत मोनेरा में रखा गया। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कौन कौन से जीव हैं। जैसे नीली हरी शैवाल, जीवाणु, ठीक, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, कुछ ऐसे जीव देखो होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे, लेकिन हम मेन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हजारों होंगे, तो हजारों के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। जो मेन होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन सभी जीवों को जगत मोनेरा में
रखा गया है। जैसे या एग्जाम्पल में लिख लेंगे नीलहरी शैवाल, जीवाणु या माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है तो सामान्य लक्षण। इस जगत के जीवों के कुछ लक्षण होते हैं, तो सामान्य लक्षण डाल लेंगे। अब लक्षणों के बारे में 7-8 लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो इस जगत का मुख्य जीव होता है जीवाणु, तो जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य लक्षण देख लेंगे कि इस जगत के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला लक्षण होता है केंद्रक का अभाव होता है। इस जगत के जीवों में, जगत के जीवों में केंद्रक का अभाव होता है। ठीक, तो सबसे पहला लक्षण है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे ये इसकी कोशिका है, इधर बनाए दे रहे, तो जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं जिन पर गुणसूत्र उपस्थित होता है वो बिना केंद्रक के फैले रहते हैं। वैसे अगर सामान्य कोशिका देखी जाए तो उसके अंदर एक केंद्रक होता है ऐसे, और केंद्रक के ऊपर आवरण होता है, उसी के अंदर ये व्यवस्थित रहते, बाहर नहीं जाते। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य पूरे में फैले रहते हैं, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है, गुणसूत्र ऐसे ही फैले रहते हैं। ठीक, तो इसमें केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है, केंद्रक होते ही नहीं। दूसरा है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। दूसरा जो लक्षण है, दूसरा लक्षण है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं? देखो, सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका और गाल्जिका, ये सभी क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग। जैसे एग्जाम्पल में लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक, और भी लिख लेंगे, राइबोसोम्स भी लिख देंगे। तो ये सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इनके बाह्य आवरण में झिल्ली होती है, झिल्ली पाई जाती है, तो ये सभी क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में नहीं पाए जाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो सामान्य कोशिका होती है, उनमें ये सभी अंगक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा है द्विकुंडलित गोलाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स। देखो, डबल हेलिक्स को तो हमारे अंदर भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन गोलाकार नहीं होता। इसका डीएनए क्या होता है, गोलाकार होता है। मतलब अगर कोई रॉड है तो वो क्या कैसी होती है, गोल होती है, और जो अपने अंदर जीन होता है वो डीएनए होता है वो चपटा होता है ऐसा। और कैसा होता है, चपटा होता है, फीते जैसा। और डबल हेलिक्स का मतलब होता है द्विकुंडलित, दो लपड़े होते हैं, लिपड़े होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें गोल होता है और जो हमारे अंदर होता है वो चपटा होता है। नेक्स्ट है आपका, इस जगत के जीवों में हिस्टोन प्रोटीन व गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इस जगत के जीवों में हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये वो नहीं पाई जाती, गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते।
इसके आगे का नेक्स्ट देखेंगे, इस जगत के जंतुओं में रिक्तकाएं नहीं पाई जाती। ये थोड़ा मोस्ट है, इस जगत के जीवों में रिक्तकाएं नहीं पाई जाती। ठीक, तो ये एक मेन लक्षण या कारण होता है इस जगत के जीवों का कि इस जगत के जीवों में रिक्तकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब रिक्तकाएं क्या होती हैं? देखो, रिक्तकाएं पादप कोशिका या जंतु कोशिका में होती हैं और इस जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में रिक्तकाएं नहीं होती। जैसे आप मान के चलो कोई पादप कोशिका का चित्र बनाते हैं, तो बीच में कुछ गैप्स होता है, इसके चारों ओर अंगक पाए जाते हैं और बीच में क्या भरा रहता है? कोश का द्रव भरा रहता है। और इसी में सारे अंगक पाए जाते हैं। ठीक, तो ये होती हैं रिक्तकाएं। ये क्या क्या कहलाती हैं? रिक्तकाएं। अब रिक्तकाओं का कार्य क्या होता है? जो कोश का द्रव होता है, इस कोश का द्रव को नेक्स्ट कोशिका में पहुंचाना, क्योंकि सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच होती हैं। हमारा शरीर क्या होता है? लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। अटैच होने से क्या होता है? जो तरल पदार्थों का आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, इस तरल पदार्थ का आदान प्रदान कैसे होता है? रिक्तकाओं के द्वारा होता है। रिक्तकाएं ही इस कोशिका से जो तरल पदार्थ होता है, कोश का द्रव होता है, वो दूसरी कोशिका में पहुंचाता है। वो कोशिका क्या करती है? उस कोशिका की रिक्तकाएं दूसरी कोशिका में पहुंचाती हैं। तो मतलब क्या होता है? तरल पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो रिक्तकाओं के द्वारा ही होता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो रिक्तकाएं होती हैं जगत मोनेरा के जीव में नहीं पाई जाती। अब देखो क्यों नहीं पाई जाती? रिक्तकाओं का कार्य क्या होता है? तरल पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाना। लेकिन इस संघ में जो जीव इस जगत में रखे गए हैं वो एक ही कोशिका, एक कोश की होते हैं, वो एक ही कोशिका से बने होते हैं। उनका पूरा जीवन चक्र एक ही कोशिका में समाप्त हो जाता है। जब वो एक ही कोशिका से बने होंगे तो उनको क्या जरूरत है तरल पदार्थों को दूसरी कोशिका में पहुंचाने की? जब दूसरी कोशिका है ही नहीं तो कहाँ पहुंचाएंगे तरल पदार्थ को? तो उसका जो तरल पदार्थ होगा उसी कोशिका के लिए होगा। और जब कोशिका दूसरी कोशिका में नहीं पहुंचाना है तरल पदार्थों को तो उसमें रिक्तका की आवश्यकता ही नहीं है। और जब रिक्तका की आवश्यकता ही नहीं है तो रिक्तका काय के लिए होगी? नहीं होगी। इसलिए जो इस संग जगत के जीव होते हैं उनमें ये रिक्तकाएं नहीं पाई जाती क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं होती। देखो, प्रकृति का ये स्वभाव होता है कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है या जिस चीज़ की आवश्यकता कम होती है, धीरे धीरे वो प्रकृति क्या करती है? उसको विलुप्त कर देती है या हटा देती है। यहाँ नॉर्मल सी बात होती है, हमारे अंग, हमारे शरीर में कोई अंग ऐसा हो जिसका हम बहुत ही कम यूज करें या बिल्कुल ही यूज ना करें तो क्या होगा? वो अंग धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक, बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो अवशेषी अंक कहलाते हैं। अवशेषी अंक का मतलब है अब सिर्फ अवशेष ही भर बचे हैं, वो हैं तो लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे मानव की पूंछ होती है, इंसानों की पहले पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उसने उसका यूज करना बंद कर दिया तो वो हट गई। ठीक, तो बहुत सी चीज़ें, अब जैसे पैर की जो छिंगली होती है उसका यूज बहुत कम होता है, तो जो आगे वाली संतानें होती हैं उनमें क्या होता है कि वो उंगली बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे क्या होगी? समय के साथ साथ वो क्या अलग हो जाएगी, फिर उंगली भी नष्ट हो जाएगी, फिर चार ही बचेंगी। तो हम जिस अंग का यूज कम करने लगेंगे धीरे धीरे वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए इनमें रिक्तकाएं नहीं पाई जाती क्योंकि एक ही कोशिका के जीव होते हैं,
दूसरी कोशिका होती ही नहीं है, तो उसमें रेक्टिका की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, इस जगत के जीवों में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इस जगत के जीवों में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ठीक। राइबोसोम किसी भी जीव में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S, एक होता है 80S। दो ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो इस जगत के जीव होते हैं उनमें राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रकार होता है राइबोसोम का। ठीक। तो बाकी जो यूकैरियोटिक कोशिका में 18S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हर कोशिका में अलग अलग पाए जाते हैं, किसी में सेम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं और जगत मोनेरा के जीवों में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक। अगला है, इस जगत के जीव सहजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट है, इस जगत के जीव सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है साथ में जीवन यापन से। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे राइजोबियम, एक जीव होता है जो सहजीवी होता है और उसको काय में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। तो जो राइजोबियम होता है वो सहजीवी होता है। कुछ जीव इसके क्या होते हैं? सहजीवी, साथ में किसी दूसरे के ऊपर रहकर जीवन यापन करते हैं। अगर ये जिसके ऊपर रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखो, सहजीवी और एक और होता है परजीवी। ठीक। सेम होते हैं, परजीवी और सहजीवी सेम होते हैं। लेकिन क्या होता है, परजीवी कैसे होते हैं कि अगर जिसके ऊपर वो रहते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मरते नहीं हैं, वो कुछ दिन तक जीवित रहते हैं किसी दूसरे स्रोत के द्वारा। और सहजीवी में क्या होता है, ये मर जाते हैं। अगर जिसके ऊपर ये रहते हैं वो मर गया तो ये भी मर जाते हैं, मतलब साथ साथ जीवन जीते हैं और साथ साथ मरते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। अब जैसे जूं होता है, जूं तो किसी के भी शरीर पर जीवित रह सकता है। हमारे शरीर सर से गया, नीचे गिर गया, दूसरे के शरीर में चला जाता है। ठीक। लेकिन जो राइजोबियम होता है वो सहजीवी होता है, जिसके ऊपर रहता है उसी के साथ साथ वो मर भी जाता है। तो इस संघ के कुछ जीव क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं और किसी दूसरे के शरीर पर रहकर ही अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। इस संघ के सदस्यों में वर्धी जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है। इस संघ के जीवों में वर्धी जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक। जो इस संघ के जीव होते हैं उनमें वर्धी जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अब देखो, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। लेकिन जो इस संघ के जीव होते हैं उनमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही लिंग से उनका जनन होता है। अब एक ही लिंग से मतलब एक ही जीव होते हैं, दो अलग अलग जीव नहीं होते। एक ही जीव से संतानों का निर्माण क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन भी कई प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन देखो, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बहुखंडन द्वारा अलैंगिक। देखो, अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है।
तो इन जीवों में जब जनन होता है तो कभी कभी क्या होता है कि विखंडन द्वारा जब जनन होता है तो वो जीव 2 खंडों में टूट जाता है। कोई जीव है तो वो 2 खंडों में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। और कोई जीव बहुखंडन से अगर उसमें जनन होता है तो वो कई खंडों में टूट जाता है। मुकुलन द्वारा अगर उस पर जनन होगा तो नीचे से मुकुल निकलना स्टार्ट होगा, जो धीरे धीरे विकसित होगा, अलग मुकुल बना लेगा। तो उसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक, तो इस जीव के जीवों में अलैंगिक जनन और वर्धी जनन ही होता है। और अलैंगिक जनन और वर्धी जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक जनन जंतु जगत के जीवों में होता है, क्योंकि इनमें क्या होती है, 2 विपरीत लिंग होते हैं और उन्हीं से इनका लैंगिक जनन होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे कि इस संघ के जीवों में वर्धी जनन और अलैंगिक जनन ही होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों, अत्यधिक गर्म स्थान पर, अति लवणीय क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखो, इस संघ के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अत्यधिक वातावरणीय दशाएं कैसी होती हैं, जैसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र, क्या है कूलिंग है का सब मार साहब तक। ठीक, तो जो इस संघ के जीव होते हैं वो ऐसी करते हैं। अब उसमें चैप्टर ऐसी थी ना कि थोड़ी कम चैप्टर थी। अब लेकिन पढ़ा तो रहे हम, लेकिन वो ऐसा पढ़ा रहे कि चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो हम छाँट के लिखवा रहे कि ताकि 1-1, 2-2 नंबर के कहीं से बाहर ना जाए। 200-250 ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो भी बाहर ना जाए। कैसे 1-1, 2-2 नंबर के कम 14-15 नंबर 1-1, 2-2 नंबर के हो, तो अब ढूंढ के वही लिखवा रहे। जा रहे क्या? ठीक है, वीडियो नहीं बनाना। पार्ट चल रहा हो ना, तो पीडीएफ से बनाएंगे, जब पार्ट खत्म हो जाए तो क्या नाम से दुनियादारी पर भाई लोग लगा देखो नहीं है, हम नहीं देखो बनाएगा हम देखा ये पार्ट का है तो पार्ट में तो वीडियो से वाइट बुक का काम किताब ही रख ली तो सही बोला थे, कैसी रख लो किताब वही पढ़ा दो लाइन बाय लाइन बना दो तो मैं समझ में लड़का कभी वो सकल भर देखे ये दिखाने का पढ़ाना। ये तो स्पीड कम हो इतना, ऐसी तो ठीक है। अब ते तुम कैसे पढ़ा हो किताब, कहाँ किताब भी तो दिखाता रहो चाहिए। ठीक है, काले कार्ड हो तो दो कार्ड बनवाना आज बस कार्ड खत्म हो जाए आज बस काल से कम टेंशन क्वेश्चन कर लेंगे ठीक। तो इस जगत के जो जीव होते हैं वो प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में भी रह सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया एक जीव होता है, जीवाणु भी होता है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया ये जीवाणु होता है जो प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में रह सकता है, मतलब अत्यधिक दलदली क्षेत्रों में भी रह सकता है और ठंडे क्षेत्रों में भी रह सकता है, गर्म क्षेत्रों में भी रह सकता है। वैसे तो ये जीव ऐसे क्षेत्रों पर नहीं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, वो ऐसी वातावरणीय दशाओं में भी
रह सकता है। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिख लेना जैसे आर्की बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं और इन्हीं जीवाणुओं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे एक होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। तो इन दो प्रकार के जीवों का हम अध्ययन करेंगे, इन दो प्रकार के जीवों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से अलग अलग। तो जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। और इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर आर्की बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं और यू बैक्टीरिया भी प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के। तो इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ सामान्य लक्षण ही लिखने हैं इस वर्ग के, कि इस वर्ग के जीवों में कुछ कैसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और पीडीएफ से हम भेज देंगे। पीडीएफ से आपको लिखना तो उससे लिख लेना, या फिर हम जैसे बोलते गए तो आप वैसे लिख लेना। तो सामान्य लक्षण है, आप अपनी भाषा में अगर लिखते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, तो पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप लिख सकते हो। अगर पीडीएफ में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमको बोल के या वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।